नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कृषि कानूनों को अपने उद्देश्य के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी उससे एक सदस्य ने खुद को अलग कर लिया है। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपिंदर सिंह मान के नाम को लेकर काफी चर्चा हुई थी कि ये तो कानून के समर्थक हैं, वैसे सभी हैं। आज उन्होंने पत्र लिखकर कहा कि जिस तरह से किसान संगठनों और पब्लिक में संदेह की स्थिति पैदा हुई है, उसे देखते हुए मैं कोई भी त्याग करने के लिए तैयार हूं। भूपिंदर सिंह मान के इस कदम की तारीफ की जानी चाहिए। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि वे इस इस्तीफे को अपनी छोटी जीत के रूप में देखते हैं। भूपिंदर सिंह मान एक समय पंजाब के बहुत बड़े किसान नेता थे, लेकिन जब उन्होंने अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए अपनी पोजीशन का पर्सनल यूज़ इस्तेमाल करना शुरू किया तो उसके बाद उनकी इमेज ख़त्म हो गई। तो आज जब ये न्यूज़ आ रही है कि उन्होंने कमेटी से नाम वापस ले लिया, तो एक न्यूज़ हम आपको दे रहे हैं कि पहले उनकी ऑर्गेनाइजेशन ने निकाला है। आज पहले उनको ऑर्गेनाइजेशन ने निकाला उन्हें, और उसके बाद वो कमेटी से उन्होंने अपना नाम जो है वो वापस ले लिया है। तो जिस आदमी को हम अपने साथ बैठक में नहीं बैठने देते और सुप्रीम कोर्ट कह रही कि आप इनके समक्ष पेश हो, ये तो आपने एक मजाक है। तो सिर्फ भूपिंदर मान ने अपना नाम वापस लिया है, दूसरे भी नाम वापस ले लेंगे तो इससे क्या फ़र्क पड़ता। हम तो पहले इनको रिजेक्ट कर चुके हैं। देखिए, मैंने भी अभी पढ़ा है, जो लास्ट लाइन है, उन्होंने कहा कि मैं पंजाब के किसानों और पंजाब के साथ खड़ा हूँ। तो इट मीन्स, इसका मतलब ये भी है कि ये जो कमेटी है ये किसानों और पंजाब के खिलाफ खड़ेगी। अब सरकार के साथ कल आपकी बातचीत है नवे दौर की, जाएंगे बातचीत करने के लिए? बिल्कुल, बातचीत के लिए हम हमेशा तैयार हैं, बातचीत करने के लिए जाएंगे। और ये सरकार जो लगातार पहले प्रचार करती है कि ये गैर जिम्मेवार बात नहीं करना चाहते, बातचीत के लिए हम हमेशा तैयार हैं और आंदोलन की भी तैयारी कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी को महत्व नहीं देना चाहता। कमेटी के सदस्यों को लेकर काफी आलोचना हो रही है और उनकी आलोचना के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की भी आलोचना हो रही है। किसान आंदोलन के 51 दिन हो गए। किसान मोर्चा का एक ब्लॉग है, उस पर उन किसानों की एक सूची डाली गई है जिनकी इन प्रदर्शनों के दौरान मौत हुई है। संयुक्त किसान मोर्चा ने इन्हें शहीद का दर्जा दिया है। इस ब्लॉग को अनुरूप संधू, सजनीत मंगत और हरिंदर हैप्पी चला रहे हैं। ब्लॉग में 24 नवंबर से 13 जनवरी तक किसानों की मौत का विवरण है और इनसे जुड़ी प्रकाशित खबरों के लिंक भी दिए गए हैं। प्रदर्शन के 50 दिन पूरे होने पर मरने वाले शहीदों की संख्या 121 बताई गई है। कहान सिंह की मौत सड़क दुर्घटना में हुई तो गुरमेल कौर की हार्ट अटैक से, गुरजन सिंह की मौत हार्ट अटैक से हुई और सूचा सिंह की मौत खुदकुशी से। शहीद होने वाले ज्यादातर किसान 60 साल से ऊपर के हैं। संयुक्त किसान मोर्चा इन किसानों को शहीद कहता है क्योंकि ये सभी आंदोलन में शामिल होने के दौरान मौत के शिकार हुए। यह सिर्फ संख्या नहीं है, हर मौत के पीछे एक लंबी दास्तान है। जैसे आप सरदार सुरेंद्र सिंह सिद्धू जी के बारे में नहीं जानते हैं। सरदार सुरेंद्र सिंह सिद्धू के बारे में मध्य प्रदेश की पूरी बीजेपी जानती होगी। ग्वालियर संभाग का हर बीजेपी का नेता और मंत्री जानता होगा। उन सुरेंद्र सिंह का नाम भी 121 शहीदों में शामिल है और जिनके बारे में आज हम बताना चाहते हैं। आजीवन बीजेपी के लिए काम करने वाले सुरेंद्र सिंह ने कृषि कानूनों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ग्वालियर में इन कानूनों के खिलाफ प्रशासन को ज्ञापन दिया और 2 दिसंबर को ग्वालियर से किसानों का जत्था लेकर निकल पड़े। इस जत्थे में 2500 लोग थे, 50-60 ट्रॉलियां, 100 से अधिक गाड़ियां। ग्वालियर से 260 किलोमीटर की यात्रा कर पलवल में मोर्चा बना लिया कृषि कानून के विरोध में। 3 जनवरी को सुरेंद्र सिंह जी का निधन हो गया। 13 जनवरी को उनकी अंतिम अरदास थी। ग्वालियर के चिनौर तहसील के मैना गांव के रहने वाले थे। आपको यकीन दिलाता हूं कि सुरेंद्र सिंह जी की कहानी से किसान आंदोलन और भारत की राजनीति का एक ऐसा चेहरा सामने आता है जिसे सामने लाने में किसी को दिलचस्पी नहीं है। यकीनन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को तो बिल्कुल ही नहीं है, जिनके चुनाव में सुरेंद्र सिंह ने जी तोड़ मेहनत की थी। है ना कमाल कि अपने लिए काम करने वाले एक शानदार साथी की मौत पर कृषि मंत्री ने एक ट्वीट तक नहीं किया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट किया है। हमें बताया गया कि सुरेंद्र सिंह 1984 से बीजेपी के साथ थे। ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी के लिए प्रचार किया था। 1958 में बीजेपी के बड़े नेता जयभान सिंह पवैया के लिए प्रचार किया था। सुरेंद्र जी जिला अंत्योदय समिति के भाजपा द्वारा नियुक्त सदस्य थे। इस समिति की अध्यक्षता जिलाधिकारी करते हैं। बीजेपी चिनौर कार्यकारी मंडल में महामंत्री रह चुके थे और उपाध्यक्ष भी।
मैना ग्राम पंचायत के सरपंच भी रह चुके हैं और भाजपा द्वारा ही नियुक्त किए गए थे। सुरेंद्र सिंह सिद्धू राजनीति और समाज में सैकड़ों हजारों लोगों को जानते थे। एक कानून के विरोध ने उनके पूरे जीवन के काम पर पानी फेर दिया और किसान आंदोलन में शामिल ऐसे लोगों को आतंकवादी और खालिस्तानी कहा गया, जिससे वे आहत हो गए। सुरेंद्र सिंह के लिए किसानी की पहचान कितनी अहम थी, उसका अंदाजा उनके अरदास में रखे एक पोस्टर से होता है, जिस पर लिखा है, किसान हैं तो हम हैं, किसान नहीं हैं तो हम नहीं, किसान की रक्षा देश की रक्षा, किसान से प्यार देश से प्यार, किसान विरोधी काला कानून वापस लो वापस लो, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। यह पोस्टर आंदोलन को गोदी मीडिया और बीजेपी के नेताओं के द्वारा गढ़ी जा रही छवियों को ध्वस्त कर देता है। उनकी दलीलें किसान की छाती को छलनी कर सकती हैं, मगर इरादों को नहीं। यही इस एक तस्वीर से आप भारत में खेती के लिए सिखों के पलायन और उनके योगदान के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। कई दशक पहले अमृतसर से सुरेंद्र सिंह के बुजुर्ग ग्वालियर के चिनौर तहसील खेती करने आ गए, क्योंकि यहां जमीन सस्ती थी। पंजाब से बाहर निकले, मगर खेती के लिए ही, किसानी की पहचान के लिए। अब आप इस तस्वीर को देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ की है। हम व्यक्तिगत संबंधों की पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन सुरेंद्र सिंह के करीबियों का दावा है कि मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत जान पहचान थी। Can't you see with your own eyes that he's not a Khalistani? Can't you see, oh dear Indian middle class, see if you can see. When was the last time you used your eyes to see anything? See if you can try to see what you should be seeing. See if you can see that you cannot see. ग्वालियर से बीजेपी के सांसद विवेक नारायण शेजवलकर परिवार से मिलने गए थे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के भतीजे और भाजपा के युवा नेता विवेक मिश्रा ने भी परिवार से मिलकर सांत्वना दी थी। हमें यह भी बताया गया कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के चुनाव के लिए सुरेंद्र सिंह जी ने काफी मेहनत की। क्या यह आहत करने वाली बात नहीं कि बीजेपी के नेताओं को पता था और कृषि मंत्री को पता था कि इस आंदोलन में शामिल सिख कौन लोग हैं, उनके साथी हैं, उनके जानने वालों में से हैं, तब भी इस बात को हवा दी गई कि आतंकवादी हैं, माओवादी हैं और खालिस्तानी हैं। सुरेंद्र सिंह सिद्धू लोकप्रिय होंगे तभी इस कानून के विरोध में 2500 लोगों को लेकर पलवल पहुंचे। इतना रिश्ता बना लिया वहां के उनके अरदास में पलवल और फरीदाबाद से लोग गए थे, मगर उन्हें जानने वाले नहीं गए। हमारे मध्य प्रदेश से आज कम से कम 2000 आदमी घर निकल रहा है और प्रतिदिन 2000 आदमी निकलेगा एमपी में से, जब तक इसका निर्णय नहीं होगा। देखो भाइयों, ये कोरोना रूपी, तो एक कोरोना आया था चीन से और दूसरा कोरोना पैदा किया अपन ने, जिसको मैंने भी धप्पा लगाया उससे। ये मोदी, ये बहुत बड़ा कोरोना है, उसका इंजेक्शन को वो ऐसे हीरे थे जो पार्टी को कभी नहीं मिलेंगे। और किसान आंदोलन को चलते हुए उन्होंने जो तीनों कृषि कानून बिल हैं उनका विरोध करते हुए यहाँ से ग्वालियर से जत्था लेकर चले थे वो, और वो काफ़ी आहत होते थे जब जो आजकल जिसको गोदी मीडिया बोला जा रहा है वो उनको आतंकवादी, खालिस्तानी, माओवादी जब शब्द सुनते थे तो मेरे को बोलते थे। अक्सर मेरी काफी उनसे लगाव था और मैंने बहुत संगत की है उनकी। जिस शख्स ने बीजेपी के लिए काम किया, लेकिन जब वही शख्स किसानों के लिए खड़ा हुआ तो खालिस्तानी कह दिया गया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को सामने आकर कहना चाहिए कि सुरेंद्र सिंह को वो नहीं जानते हैं, उनका सुरेंद्र सिंह से कोई संबंध नहीं था, उन्होंने कभी बीजेपी के लिए काम नहीं किया, उनके चुनाव में कभी काम नहीं किया। नरेंद्र सिंह तोमर के लिए कहना ऐसा मुश्किल होगा। उनका आंदोलन में बहुत बड़ा रोल था। हालांकि वो बीजेपी समर्थक थे और चिन्नौर के महामंत्री भी रहे थे वो, लेकिन किसान आंदोलन ने उन्हें झंझोर दिया और मजबूर कर दिया कि जिस सरकार को वो समर्थन देते थे उसी सरकार के खिलाफ, और कृषि मंत्री के क्षेत्र से, जहां से ग्वालियर से पहले कृषि मंत्री जीते भी थे हमारे इससे पिछले चुनाव में, तो वहां से उनके अच्छे संबंध भी थे, लेकिन वो पहले किसान थे
बाद में उनके लिए पार्टी थी, वो कहते थे किसान का बेटा देश की रक्षा कर रहा है, तो क्या हम खालिस्तानी हो गए? ऐसा गुमराह करने वाली बातें नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं उस महान दलील पर जो ये कहती है कि बुजुर्गों और महिलाओं को वापस चले जाना चाहिए क्योंकि ठंड और कोरोना है। सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि कोर्ट चाहता है कि महिलाएं और बुजुर्ग ठंड और कोरोना के कारण वापस चले जाएं, तो दोनों को अच्छा नहीं लगा। महिलाओं को लगा कि यह उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता को कम आंकना है। यह दलील कुछ वैसी ही है कि महिलाओं को घर से नहीं निकलना चाहिए या महिलाओं को सिर्फ मार्च के महीने में प्रदर्शन करना चाहिए क्योंकि मार्च में बारिश नहीं होती है और ठंड नहीं पड़ती है। अजीब भी कितना गरीब हो गया है आजकल। किसान आंदोलन में शामिल महिलाओं की मौजूदगी कई तरह की तस्वीरों को बदल रही है। ये महिलाएं राजनीतिक दलों की तरह महिला मोर्चा की नेता नहीं हैं जिनका काम सिर्फ महंगाई के समय प्रदर्शन करना होता है, जहां उनकी मौजूदगी नेता के रूप में कम, बहन के रूप में ज्यादा समझी जाती है। लेकिन हमने प्राइम टाइम के एक एपिसोड में आपको बताया था कि कई किसान संगठनों ने महिलाओं को मात्र बहन नहीं समझा है, उन्हें किसान और उनके भीतर नेता को देखा है। वे संगठन संभाल रही हैं, मंच पर भाषण दे रही हैं और पैसे का हिसाब रख रही हैं। वे किसी के पीछे पीछे नहीं आई हैं, बल्कि साथ साथ और आगे आगे आई हैं। कोर्ट को या किसी भी सामाजिक अध्येता को इसका अध्ययन करना चाहिए। बेशक इन्हें देखते हुए शाहीन बाग की दादियां और औरतें याद आती हैं, जिन्होंने नागरिकता कानून को लेकर उठते हुए हर सवाल का जवाब दिया था। हर दिन गोदी मीडिया उनका जनरल नॉलेज का टेस्ट करता था। नागरिकता कानून के विरोध में बड़ी संख्या में औरतों ने मोर्चा संभाला, सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि देश भर में। तब लड़कियों ने पुलिस की लाठियां खाई और लोगों को संविधान का मतलब समझाया। भारत की संस्थाओं में ऐसी जुझारू महिलाओं की कोई कल्पना नहीं थी, न ही शब्द, सिवाय इन्हें बहन कहने के अलावा, घर में रहने वाली बहन कहने के अलावा। लौट कर आइए किसान आंदोलन में शामिल इन महिलाओं के इस दृश्य पर। ये केवल महिलाएं नहीं हैं, किसान हैं। आज की खेती का वास्तविक चेहरा गांव में कई किलोमीटर दूर पानी लाने से लेकर खेती की जुताई कटाई का काम करने वाली ये किसान हैं। इनकी मौजूदगी एक और बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रही है। पंजाब की इन महिला किसानों ने इतना तो हासिल किया है कि वे अपने घर गांव से कई 100 किलोमीटर दूर 51 दिनों के लिए आंदोलन पर जा सकती हैं, आ गई हैं। क्या यह सामान्य बदलाव है? उन्हें यह सवाल नहीं रोक सका कि पीछे घर कौन संभालेगा। उनकी यहां मौजूदगी बता रही है कि घरों में किसानी के कारण महिला पुरुषों के संबंध में कुछ बदलाव आया होगा। कायदे से कोर्ट से लेकर सभी को इस बात का जश्न मनाना चाहिए कि ये बदलाव पहली महिला पायलट या पहली महिला पुलिस अधिकारी के बदलाव से कहीं ज्यादा बड़ा और व्यापक है। उनकी इस लड़ाई को सर्दी के तापमान से नहीं आंका जाना चाहिए। इन्हें पता है कि खेती की बर्बादी ने सबसे पहले उनके घरों से पुरुषों को खेतों और गांवों से दूर किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी प्रेस रिलीज में इस बात पर एतराज किया है। कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान यह कहा गया कि औरतें इस हड़ताल में क्यों हैं, औरतों और बुजुर्गों को इस हड़ताल में क्यों रखा गया है, उन्हें घर जाने को कहना चाहिए। संयुक्त किसान मोर्चा इस तरह के कथनों की निंदा करता है। कृषि में महिलाओं का योगदान अतुलनीय है और यह आंदोलन महिलाओं का भी है। इस तरह से महिलाओं की अपनी एजेंसी पर सवाल उठाना बहुत ही शर्मनाक है। हम इसकी सख्त निंदा करते हैं। मेरा नाम हरदीप कौर। कहाँ से आई हैं आप? लुधियाना जिला से। हाँ? लुधियाना जिला से। तो यहाँ क्या क्या काम करती हैं आप? खाना उना बनाते हैं। हाँ? रोटी पकाते हैं। कितने कितने घंटे काम करती हैं आप? हम सुबह से 7 बजे से 12 बजे तक। रात 12 बजे तक? हाँ, शाम को 3 बजे से 7 बजे तक, कभी 8 भी बज जाते हैं। अच्छा, कितने लोगों का खाना बनाती हैं आप? 4-5 हजार बंदे का। 4-5 हजार बंदे? हाँ। थकान नहीं होती? होती है तो क्या है, फिर की है, थकान नहीं होती। हमको नहीं थकान कभी हुई। जब सेवा करते हैं ना फिर थकान नहीं होती। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे? हमको लगभग 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। हाँ। तो घर जाने का मन नहीं करता? ना, बिल्कुल नहीं। जब हमारी जमीन जायदाद तो कुछ ना रहा तो हम घर में क्या करेंगे? इट्टा खाएंगे? क्या खाएंगे घर में?
रह के। जब हम आंदोलन करेंगे तो हमारे कानून है जो हमारे हक में होंगे तो फिर ही हम घर में जाएंगे, फिर ही कुछ खाने को मिलेगा, नहीं तो हमारी ज़मीन जायदाद सबका चली जाएगी तो फिर हम घर में जाकर क्या करेंगे। मैं PhD स्कॉलर हूँ पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में। अच्छा, PhD स्कॉलर है। हाँ जी सर। सब्जेक्ट से PhD कर रही हैं आपने? लिटरेचर में, पंजाबी लिटरेचर में। हाँ जी। क्या क्या करती हैं यहाँ पर आप? यहाँ पर आकर सेवा करते हैं और देखते हैं लोगों का जुनून, उनसे इंस्पायर होते हैं और जो लोग हमसे नहीं जुड़े उन्हें इंस्पायर करते हैं कि इस लहर से अभी और जुड़ो। जब तक हमारे हक नहीं मिलते हमें, जब तक ये कानून रद्द नहीं होता हम तक, जब तक यही है ना, तब तक। और दूसरी बात, आप थकावट की बात करते हो जैसे, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब हमारे पाँव थक जाते हैं ना तो हम अपने मस्तक से चलना शुरू कर देते हैं, हम थकने वालों में से नहीं। आपका नाम क्या है माता जी? हमारा नाम बलजीत कौर है। आपकी उम्र कितनी है? 70 साल है। 70 साल? हाँ। 70 साल की उम्र में यहाँ आप क्या क्या करती हैं? थकान नहीं होती आपको? हमको कोई थकावट नहीं होती, सेवा करने को हमको कोई थकावट नहीं होती। तो यहाँ पर आप रोटी बेल रही हैं? हाँ। कितने घंटे काम करती हैं यहाँ? जितने घंटे, जो 50 किलो आटा पकाना है एक टाइम। कितने लोगों के लिए रोटियाँ बनाती हैं? हैं? लगभग कितने लोग? जितने मर्जी खा जाना, जितनी संगत आई जावे, खाई जावे, तुरी जावे। हाँ? 70 साल की उम्र में आप इतना काम कर रही हैं। हाँ। लोग तो घरों से नहीं निकल रहे इतनी ठंड में, आपको ठंड नहीं लगती? ना, हमको कोई ठंडी नहीं लगता, ना हमको थकावट होए, ना ठंडी लगे, ना हमका कोई बीमार होए। हम तो ये मोदी का जितना देर तक ये साढ़े बिल नहीं वापस लेंदा उन्हें चेर हम यहीं रहेंगे। शाहीन बाग और किसान आंदोलन महिलाओं को आगे लाने के लिए याद रखा जाएगा, इसलिए नहीं कि वे भीड़ बनकर आईं, बल्कि इसलिए कि वे नेता बनकर आईं। अब हम FPO पर बात करना चाहते हैं। FPO का मतलब होता है फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कृषि उत्पादक संगठन। आपको पहले फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूं। यह ट्वीट 17 दिसंबर 2020 का। कृषि मंत्री ने अपने हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा है कि देश के विभिन्न राज्यों से कृषि सुधार कानूनों के समर्थन में आए कृषक उत्पादक संगठन FPO के प्रतिनिधियों से आज कृषि भवन में मुलाकात की। उन्होंने समर्थन देने वाले FPO के किसानों की तस्वीरें भी डाली हैं। इसी से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हरियाणा के 1 लाख ऐसे किसानों ने कृषि कानूनों का समर्थन किया है जो फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, खुद को प्रगतिशील किसान कहते हैं। इसलिए हम FPO की बात कर रहे हैं क्योंकि सरकार FPO के जरिए कृषि कानूनों के लिए समर्थन जुटा रही है। नाबार्ड के संरक्षण में जिले जिले में कृषक उत्पादक संगठन FPO बनाए गए हैं। एक FPO में कम से कम 10, अधिक से अधिक 100 किसान होते हैं। यह एक कंपनी की तरह पंजीकृत होती है जिसे सरकार प्राथमिकता के आधार पर कर्ज और अनुदान देती है, दिलवाती है। 2013 की पुरानी नीति है और अब देश भर में 2023-24 तक 10,000 कृषि उत्पादक संगठन बनाने की बात चल रही है। जिन संस्थाओं को दिए जाने वाले फंड पर सरकार का नियंत्रण हो, उन संस्थाओं का समर्थन तो मिल ही जाएगा, वो डीजल के बढ़ते हुए दाम पर भी समर्थन कर देंगी। सौरभ शुक्ल को कई किसान इस आंदोलन में मिले जो ऐसे FPO के सदस्य हैं और वे भी कानून का विरोध करते हैं। एक किसान तो ऐसे ही एक FPO के निदेशक भी हैं, कहते हैं कि वे लिखकर कभी भी कृषि कानून का समर्थन नहीं करेंगे। मेरा नाम दविंदर सिंह धालीवाल है, मैं डिस्ट्रिक्ट जलंधर से बिलोंग करता हूं और हमारे FPO का नाम है JPG बायोटेक। सर क्या करते हैं आप अपने FPO में? आप लोग हमारे इस FPO में आलू का नया सीड प्रोड्यूस किया जाता है। अच्छा, सरकार से किसी प्रकार की मदद मिलती है आप? जी हाँ, मिलती है, सरकार से मदद मिलती है। सर अच्छा ये बताइए कि हम लोग लगातार देख रहे हैं कि FPO सरकार के समर्थन में आ रहे हैं, सरकार भी उनको अप्रोच कर रही है। क्या आप लोग इन बिलों के समर्थन में हैं या मुखालफत कर रहे हैं, खिलाफ में हैं? सर ये बात तो आप भी देख ही रहे हैं कि जब से ये संघर्ष शुरू हुआ है हम तो इसी संघर्ष में इन्वॉल्व हैं और इन बिलों का हम विरोध कर रहे हैं। आप इन बिलों का विरोध कर रहे हैं। सर आपके पास क्या सरकार से या किसी का फ़ोन आया कि आप समर्थन दें इन बिलों का लिखित में? नहीं, अभी हमें डायरेक्टली किसी का कोई फ़ोन नहीं आया
तो सुनने में आ रहा है कि सरकार बहुत से एफपीओ को अप्रोच कर रही है इसमें। शायद इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि हम जब से संघर्ष शुरू हुआ है संघर्ष से अटैच हैं, इसमें शामिल है संघर्ष में। हो सकता है कि सरकार इसलिए हमें कोई फ़ोन ना किया हो। बाकी अगर कोई किसी का फ़ोन आता भी है तो हमारे जितने भी फार्मर्स हैं वो संगठन के, वो जो भी डिसीजन लेंगे वो हम डिसीजन लेके ही करेंगे, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि ऐसा हम कुछ करेंगे। आप लोग समर्थन नहीं करेंगे ऐसा लग रहा है? मुझे लग रहा है कि नहीं करेंगे। इस पे जो एफपीओ ने जो समर्थन दिया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार से दबाव का कुछ ऐसा है कि आप दबाव में एफपीओ? नहीं, सरकार से दबाने वाली कोई बात नहीं है। किसान तो वैसे ही किसी से नहीं डरता है, तो क्योंकि किसान तो घाटे में पहले ही, और किसान का नुकसान में किसान चल रहा है भारत का सारा, तो इससे ज्यादा सरकार क्या नुकसान कर सकती है? इसलिए सरकार से दबाव में मानने की कोई ऐसी बात नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार से जो है जो आर्थिक मदद एफपीओ को जो मिलती है? नहीं, आर्थिक मदद मिलने के तो बहुत से कारण है, कैसे मिलती है, किस प्रोजेक्ट पे मिलती है, उसका सरकार से कोई ज्यादा संबंध नहीं है। कृषि मंत्री जिन एफपीओ का समर्थन मिलने का दावा कर रहे हैं, उनके समर्थन को सावधान निगाहों से देखा जाना चाहिए। सरकारी अनुदान से चलने वाले इन संगठनों के पास और क्या रास्ता है? लेकिन जब एफपीओ भी विरोध करने लग जाएं तो क्या कृषि मंत्री ट्वीट करेंगे? हमने अंबाला के एक एफपीओ के निदेशक सुखमिंदर सिंह से बात की। हर एफपीओ का एक निदेशक होता है। उनके जरिए इन एफपीओ की एक और तस्वीर सामने आने जा रही है। उन्होंने बताया कि बागवानी करने वाले किसानों ने खरबूज और आलू का एक एफपीओ बनाया। उनसे सरकार ने कहा कि संगठित होकर काम कीजिए तो सब्सिडी मिलेगी और 3 साल का खर्चा मिलेगा, 1 पैसा नहीं मिला। सरकार ने कहा कि दफ्तर का किराया देंगे, कानूनी मदद के लिए एक व्यक्ति की सैलरी दी जाएगी जो नहीं दी गई। किराया अपनी जेब से देना पड़ रहा है। जुलाई 2019 से प्रति माह 2000 रुपये किराया दे रहे हैं और इन एफपीओ को आयकर विभाग के नोटिस भी आने लगे हैं कि आपने आयकर रिटर्न फाइल नहीं की, जबकि उनके एफपीओ ने कोई काम ही नहीं किया है। 2019 में 200 किसानों ने मिलकर एफपीओ बनाया था, जिसकी जानकारी हमें हॉर्टिकल्चर के कैंप के द्वारा मिली थी। हॉर्टिकल्चर वालों ने बोला था कि आपका गांव हमने क्लस्टर के रूप में चयन किया है और आपको एफपीओ चलाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी, रूम का रेंट दिया जाएगा। लेकिन हमें ऐसा कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। हमने सिर्फ इसलिए बनाया था क्योंकि उन्होंने बोला था कि आने वाले समय में आपको सब्सिडी ग्रुप में मिलेगी। इंडिविजुअली सब्सिडी है जो गवर्नमेंट बंद करने जा रही है, इसलिए हमने एफपीओ 2019 में बनाया था। आपने सुखमिंदर सिंह को सुना। कैसे कहा जा रहा है कि आप एफपीओ बनाएं क्योंकि समूह को सब्सिडी मिलेगी, अब व्यक्ति को नहीं। और समूह बनाने के बाद की क्या मुसीबतें हैं, ये सब आपको बताया नहीं जाता है। सुखमिंदर सिंह ने एक और बात कही कि सरकार इन एफपीओ से कह रही है कि आप धान और गेहूं खरीदने के एजेंट बनेंगे तो सरकार कमीशन देगी। उसी की गाइडलाइन के अनुसार एफपीओ अपनी मंडी तक बना सकता है और खरीद का एजेंट बन सकता है। हम नहीं जानते कि नए कानून आने के बाद से एफपीओ की क्या भूमिका रह जाएगी और इसके रहते नए कानून की जरूरत ही क्यों पड़ी। किसानों को इससे बहुत बड़ा खतरा ये है कि उनकी फसल औने पौने दामों में बिकेगी, क्योंकि एमएसपी जो खत्म हो जाएगा। अगर प्राइवेट मंडी होगी तो ट्रेडर्स जो प्राइवेट हैं वो फसल का दाम बहुत कम लगाएंगे। और जैसे जिसका ताज़ा उदाहरण मक्के का एमएसपी 1800 रुपये था, लेकिन प्राइवेट ट्रेडर्स ने उसको 1100 रुपये में खरीदा है। अगर ये तो 1100 तब खरीद लिया, सरकारी मंडी थी। अगर प्राइवेट मंडी होती तो उसमें तो वो क्या पता खरीदने से ही इनकार कर देते और किसानों का क्या होता। और एक जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, अभी किसान सिर्फ गन्ने की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता है, लेकिन शुगर मिल वाला क्या क्या कैसे कैसे अत्याचार करता है किसान पे। समय पे ना पर्ची मिलती है उसको, और जो गन्ने का भुगतान है वो भी पिछले सीजन का अब तक भुगतान नहीं हुआ है और अगले इस सीजन का आधा सीजन जा चुका है। किसान आंदोलन को धरना स्थल के कवरेज के साथ इन तमाम अनुभवों और जानकारियों के साथ देखा समझा जाना चाहिए, तभी आप आंदोलन और हिंदुस्तान की खेती के बारे में समझ बना सकेंगे। आखिर आपने सुन ही लिया कि जिन एफपीओ के समर्थन को सरकार दिखा रही है उनकी क्या हालत है। चंद सफल अनुभवों से आप सभी किसानों को, और वो भी पूरे देश के लिए, एक कानून नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं अब ये बताने की जरूरत नहीं है।
सुखमिंदर सिंह के पास भी फोन आया था कि आप समर्थन दे दीजिए। सरकार से कॉल आई थी कि आप सभी एफपीओ मेंबर्स के हस्ताक्षर करवा के दें और उस लेटर में ये लिखें कि सभी किसान इसके समर्थन में हैं। लेकिन हमने सभी ने आपस में विचार विमर्श करके उस बात से बिल्कुल इनकार कर दिया कि हम सभी किसान इन कानूनों के बिल्कुल खिलाफ हैं। और अंत में हमारे पास फिर कॉल आई उनकी कि कितने किसान एजिटेशन में शामिल हैं, तो हमने जवाब दिया हमारे एफपीओ के तकरीबन सभी फार्मर्स एजिटेशन में जा रहे हैं और बढ़ चढ़ के सहयोग कर रहे हैं। जुलाई 2020 में एफपीओ के लिए नए दिशा निर्देश जारी हुए हैं, उन्हें देखना चाहिए। 2013 में जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि एफपीओ अपनी मंडी बना सकता है और थोक खरीदार से करार करने में बिचौलिए का काम कर सकता है। इन एफपीओ को न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत खरीद एजेंट के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है। इन्हें बीज, उपकरण, उर्वरक और कीटनाशकों के कारोबार का लाइसेंस दिया जा सकता है। प्राइवेट प्लेयर्स, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन दोनों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए, पर उसमें जो एग्जिस्टिंग मंडी व्यवस्था है उसको कमज़ोर करने की जो सोच है वो गलत है। क्योंकि अब मंडी एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है एग्रीकल्चर मार्केट का, बहुत इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें प्राइस डिस्कवरी से लेके एश्योरेंस सिस्टम एक क्रिएट किया गया है किसानों के लिए, जिस पर किसानों का विश्वास है। हम अगर ये कहें कि एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन इमीडिएटली उसका रिप्लेसमेंट क्रिएट कर सकता है, तो ये सोचना गलत होगा। आज 7 साल हो चुके हैं, 7000 से ऊपर एफपीओ हैं, पर उनके परफॉर्मेंस के ऊपर देखा जाए तो काफ़ी कमज़ोर हैं अभी एफपीओ के, वो अपनी मंडियां बना सकें। हम एक गांव अलग अलग राज्यों में काम करता है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ में काम करते हैं, और हमने फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियां बनाई हैं, एफपीओज बनाई हैं। उनके थ्रू हम किसानों से डायरेक्टली परचेज करते हैं और मार्केट में उन प्रोड्यूस को बेचते हैं। हमारा आगे सोच है कि हम अपने एफपीओ के साथ मिलके एक मंडियां खड़ी करेंगे जिससे हम किसानों की परचेज कर सकते हैं। पर उसके लिए काफ़ी ये बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। हमको फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कैपिटल, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बहुत ज़रूरत है, जिससे एक खरीदी को किया जा सके आसान। इस पर हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, लेकिन क्या सारी एफपीओज की सुविधा उपलब्ध है? ऐसा नहीं है। तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए हमको वो सारी सुविधाएं एफपीओ को उपलब्ध करवानी पड़ेंगी, ताकि कि वो एक प्राइवेट मार्केट में, प्राइवेट प्लेयर्स के साथ मार्केट में साथ में मिलके काम कर सके। और साथ ही जो मंडी स्ट्रक्चर है उसको हमको स्ट्रेंथन करने की बात करनी चाहिए, जिससे कि किसानों को प्राइस डिस्कवरी जो है उसको अपनी फसल का उचित मूल्य मिल सके। आप तक सिर्फ यही सूचना पहुंचाई जा रही है कि एफपीओ ने सरकार का समर्थन किया, कृषि मंत्री ने ट्वीट किया और हर जगह खबर छप गई। लेकिन इस सूचना के पीछे की वास्तविकता का पता करने में हमें ही कई दिन लग गए। जाहिर है हमारे पास कम संसाधन है, लेकिन आप इसी से समझिए कि सरकार अपनी बात बिना किसी चेकिंग के, बिना किसी जांच परख के हर जगह कितनी ताकत और आसानी से पहुंचा देती है। सरकार को खुद बताना चाहिए या आपको चेक करना चाहिए कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में वाहवाही करने वाला किसान कहीं इसी एफपीओ का सदस्य तो नहीं है। क्यों इन बैठकों में सिर्फ तारीफ की बात होती है? क्या प्रधानमंत्री सिर्फ तारीफ सुनना चाहते हैं? रेल मंत्री इन दिनों कई बार ट्वीट करते हुए देखे जा सकते हैं। जैसे 7 जनवरी का यह ट्वीट है कि किसान हित में रेल द्वारा आंध्र प्रदेश से पश्चिम बंगाल के लिए 2692 टन सोयाबीन का तेल लोड किया गया। लेकिन इस तरह के ट्वीट में रेल मंत्री यह नहीं बताते कि क्या हल्दिया में ज्यादा दाम मिल रहा है, अगर मिला तो कितना अधिक मिला। अपने ट्वीट में इसकी जानकारी नहीं देते हैं, ताकि दूसरे किसान भी जान सके, अगर वो देते कि सारे देश में सोयाबीन का दाम नहीं मिल रहा है तो हल्दिया में मिल रहा है और ट्रेन लेकर जा रही है। ग्वालियर के डबरा मंडी में सोयाबीन का भाव 2800 से 3000 प्रति क्विंटल में है, जबकि न्यूनतम समर्थन मूल्य 3880 रुपए है। रेल मंत्री के ट्वीट से यह सच्चाई छिप जाती है, प्राइम टाइम से सामने आ जाती है। रेल मंत्री यह भी नहीं बताते कि पहली बार हल्दिया सोयाबीन का तेल गया है, पहले कैसे जाता था। आपको सूचना के नाम पर एक ट्वीट और 4 फोटो दिया जाता है, जो पूरी सूचना है ही नहीं।
सोचिए, ये सारी सूचनाएं खबर के रूप में चैनलों पर फ्लैश होती हैं, अखबारों में छपती हैं और करोड़ों पाठकों तक पहुंचाई जाती हैं। ट्रांसपोर्ट की वाहवाही आज के ज़माने में ली जा रही है, यह भी कमाल है। आप जल्दी ही यकीन करने लगेंगे कि इससे पहले एक जगह का सामान दूसरी जगह नहीं जाता था। वो तब से जाने लगा है जब से ट्वीट होने लगा है। इस बीच हम एक और ट्वीट की बात करेंगे, पंजाब से धान की खरीद के बारे में। 6 दिसंबर को रेल मंत्री, कृषि मंत्री ट्वीट करते हैं कि धान की खरीद इस साल ज्यादा हुई है और उसमें पंजाब का हिस्सा करीब 60% है। 14 दिसंबर को पीयूष गोयल ने ट्वीट किया कि कुल धान की खरीद में पंजाब का हिस्सा 54% रहा, यानी घट रहा वो ये नहीं बताते, बस बता देते हैं कि धान की खरीद हो रही है, मतलब एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। अब ये नया ट्वीट देखिए, 9 जनवरी का है। इसमें पीयूष गोयल बताते हैं कि देश के कुल खरीद में अकेले पंजाब का 38% योगदान रहा। तो आपने देखा कि एक महीने में पंजाब का योगदान 60% से 38% पर आ गया, क्योंकि दूसरे राज्यों से खरीद के आंकड़े भी आ गए जो कृषि मंत्री या रेल मंत्री ने आपको नहीं बताया। पंजाब से हर साल औसतन देश की कुल धान खरीद का 30% ही खरीदा जाता है। क्या वाकई बहुत ज्यादा खरीद हुई है पंजाब से इस बार? क्या सरकार गारंटी दे रही है कि अगले साल भी इतनी ही खरीद होगी या इससे ज्यादा होगी? आप देखेंगे कि बिहार से कितना धान खरीदा गया इसकी कोई जानकारी नहीं दी जाती है। क्या एमएसपी है, एमएसपी रहेगा का नारा सिर्फ पंजाब के लिए है, बिहार के लिए नहीं। सूचनाओं को समझना सूचनाओं से लड़ने के जैसा है। अखबार आप पढ़ते हैं, इसका मतलब पढ़ना नहीं होता है। पढ़ना उसे कहते हैं जब आप दावों की जांच करते हैं, पता करते हैं कि जो कहा जा रहा है उसकी सच्चाई क्या है, जिस तरह से मैंने आपको बताई। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। इस पोस्टर में आप पढ़ सकते हैं, सरकार कह रही है कि 2019-20 में 423 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई और इस साल अब तक 543 लाख मीट्रिक टन की खरीद हुई, यानी पिछले साल की तुलना में इस साल 26% अधिक हो चुकी है। अब इन्होंने पहली गलती यह की है कि धान लिखा है, मगर यह डेटा है चावल का। जब आप डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की साइट पर जाएंगे तो पता चलेगा कि 19-20 में कुल 519 लाख मीट्रिक टन चावल की खरीद हुई थी। इस डेटा के हिसाब से अब तक जो खरीद हुई है वो 26% अधिक कैसे हो गई? भारत सरकार के भीतर किसी से तो गलती हो रही है या झूठ बोलने के लिए आंकड़ों को गलत बनाया जा रहा है। क्या इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता कि सरकारी पोस्टर में प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाकर विवादित आंकड़े दिए जा रहे हैं और कृषि मंत्री, रेल मंत्री ट्वीट किए जा रहे हैं? प्राइम टाइम का यह 27वां एपिसोड है किसान आंदोलन पर। फिर भी हम खेती से जुड़े तमाम पहलुओं को नाम मात्र पेश कर पाए। गोदी मीडिया ने आपके नागरिक होने के स्वाभिमान को रौंद दिया है। इससे पहले कि आपका स्वाभिमान मिट्टी हो जाए, उसे फिर से उठाकर चाक पर रख दीजिए, ताकि उस बची हुई मिट्टी से नई पहचान, नया नागरिक बनाया जा सके। बाकी ब्रेक के बाद। कुछ बात बिहार की कर लेते हैं, कुछ ही बात करनी चाहिए, क्योंकि बात करने से भी बात बन नहीं रही है और अपराध की बात करने से भी कुछ नहीं हो रहा है। कहा जा रहा है कि पूरा पटना इंडिगो के मैनेजर रुपेश कुमार की हत्या से सहमा हुआ है। उससे पहले भी पटना में कई हत्याएं हुई हैं जिनके अपराधी पकड़ से बाहर हैं, लेकिन इस हत्या के बहाने मिडिल क्लास में हलचल पैदा होने के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन क्या इससे सरकार के कानून व्यवस्था पर कोई असर पड़ने वाला है, या फिर रुपेश कुमार को चूंकि बहुत सारे मंत्री, सांसद, पत्रकार जानते थे, एयरपोर्ट पर आते जाते रुपेश कुमार हर आम व्यक्ति की और हर खास व्यक्ति की मदद करते थे, इसलिए सहमे होने की औपचारिकता पूरी की जा रही है।
रवीश, आज चाहे पटना में रुपेश का हत्या हो या मुजफ्फरपुर में एक 12 वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार के बाद उसे घर में ही जिंदा जला दिया गया हो, या मधुबनी में एक मूक बधिर बच्ची के साथ बलात्कार के बाद उसका आंख फोड़ दिया गया हो, सच्चाई अब यही है कि बिहार में नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो चुका है और उसका कई कारण हैं। एक तो सबसे पहला कारण है कि उन्होंने जो राज्य में शराबबंदी लागू की है, उसके बाद पुलिस अधिकारियों का सारा ध्यान जो है इस पूरे शराबबंदी के बाद जो समानांतर एक आर्थिक व्यवस्था कायम हुई है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा माल बनाने की, पैसा बनाने की है और क्राइम को डिटेक्ट करने में या क्राइम को प्रिवेंट करने में अब उनकी कोई दिलचस्पी नहीं रही। दूसरी बात यह है कि खुद नीतीश कुमार भले ही 5 से 6 बार समीक्षा बैठक पिछले 2 महीने के दौरान किए हों, लेकिन बिहार पुलिस के आला अधिकारी से लेकर नीचे का अधिकारी तक उनकी बातों को अब नहीं मानता, उनको गंभीरता से नहीं लेता, जो निर्णय होते हैं उसे इम्प्लीमेंट नहीं कराया जाता। जैसे कि मैंने आपको कहा कि नीतीश कुमार ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा रात में पेट्रोलिंग हो, लेकिन आपको पेट्रोलिंग कहीं नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आप बिहार में आएंगे, मंत्रियों के घर में जाएंगे, विधायकों के घर में जाएंगे, तो वहाँ पर आपको स्टेन गन लिए हुए जो है सिक्योरिटी गार्ड आपको दरवाज़ा खोलेंगे, लेकिन सड़कों पर अगर आप जाएंगे तो आपको अधिकांशतः जो है वो लाठीधारी मिलेंगे। दूसरी बात यह है कि बिहार में आज डीजीपी हो, कई जो जिलों के जो एसपी हैं, कोई अब फ़ोन तक नहीं उठाता। तो अगर आपके साथ कोई घटना भी हो गई हो, आप गुहार लगाने के लिए भी जो है अपनी बात को उनके तक नहीं पहुंचा सकते। और क्योंकि उनको मालूम है कि अब कितना भी क्राइम हो जाए, नीतीश कुमार के पास वो क्षमता नहीं है कि वो उनके ऊपर क्रैक डाउन करे, क्योंकि एक तरह का सरकार का जो मोरल है वो काफ़ी मोरल और मोराल दोनों काफ़ी डाउन है। आप देख सकते हैं कि जो सत्ता में सहयोगी हैं वो उनकी आलोचना करते हैं। सुशील मोदी रुपेश के परिवार वालों से मिलने जाते हैं क्योंकि वो हाई प्रोफाइल केस है, लेकिन अगर किसी बच्ची को जिंदा जला दिया जाता है तो उसके परिवार की सूद लेने वाला कोई नहीं है। और बिहार में आज जो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ की सरकार, यहाँ की पुलिस जो है वो अब रिएक्टिव है, वो क्राइम को डिटेक्ट करती है, घटना होने के बाद वो डिटेक्शन में विश्वास रखती है। अगर हाई प्रोफाइल केस हुआ तो निश्चित रूप से उसका उद्भेदन भी कर लेगी, लेकिन क्राइम को प्रिवेंट करने में उसका अब कोई विश्वास नहीं रहा, उसकी कोई इच्छा शक्ति नहीं रही। और इसका आप कह सकते हैं कि सीधा जो इसकी जिम्मेवारी बनती है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, क्योंकि वो गृह विभाग के भी मुखिया हैं, 15 वर्षों से हैं, इसलिए उसके लिए इन सभी खामियों के लिए वो किसी और को दोषी नहीं ठहरा सकते। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।